की अनुवाद व्याख्यानमाला के आयोजक डॉक्टर मनोहर जी, उनके सहयोगी, अनुवाद और साहित्य में रुचि रखने वाले अनुवादक तथा साहित्य प्रेमी, अनुवाद अध्येता भाइयों और बहनों, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत मुझे अनुवाद के संबंध में अपने अनुभव पर आधारित कुछ बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। मैंने अपने इस व्याख्यान का विषय निश्चित किया है अनुवादक की क्षमता और अनुवाद में उसका प्रतिफलन। अनुवादक चिंतकों ने विविध रूपों में परिभाषित कर अनुवाद का स्वरूप बताया है। उसे दो भाषाओं के बीच का संबंध एक निश्चित प्रक्रिया के अथवा कार्य, लक्ष्य भाषा के पाठकों के लिए प्रस्तुत की गई सुविधा आदि आदि कहा गया है। विविध बिंदुओं को केंद्र में रखकर दी गई तमाम परिभाषाओं के आधार पर अनुवाद के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आता है वह है उसकी बहुकारकीयता। अनुवाद बहुकारकीय भाषा व्यापार है। उसकी सफलता विफलता एकाधिक कारकों पर निर्भर करती है। अनुवादक उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है। अनुवादक की क्षमताएं अनुवाद को दूर तक प्रभावित करती हैं। साहित्यानुवाद को केंद्र में रखकर इस विषय पर विचार करना ही प्रस्तुत व्याख्यान का उद्देश्य है। साहित्य विशिष्ट भाषा व्यापार है। भावाभिव्यक्ति, रसवत्ता, प्रभाव निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु साहित्य की भाषा में अनेक उपकरणों एवं तत्वों की योजना की जाती है। ये सभी उपकरण समवेततः कृति को पठनीय बनाते हैं और सहृदय के चरम संतोष का कारण बनते हैं। साहित्य के अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह इन सभी तत्वों को अनुवाद में अंतरित करे। ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अनुवाद प्रक्रिया में मूल सामग्री के आकलन या बोधन से लेकर लक्ष्य भाषा में उसकी समतुल्य अभिव्यक्ति तक के विविध प्रक्रियागत चरणों पर कई प्रकार की समस्याएं उभर कर आती हैं। समस्याओं का स्वरूप तथा मात्रा कई पक्षों पर आधारित होती है। मूल साहित्य की अनुद्यता, दोनों भाषाओं में संरचनागत साम्य भेद, अनुवादकर्ता की क्षमता, अनुवादक का पाठक तथा अनुवाद का उद्देश्य अनुवाद के संदर्भ में ये सभी पक्ष परस्पर संबद्ध तथा परस्पर प्रभावकारी हुआ करते हैं। ये ही वे प्रमुख पक्ष हैं जिन पर अनुवाद की समस्याओं का स्वरूप तथा प्रत्यक्ष अनुवाद की सफलता अवलंबित रहती है। साहित्य में कहीं कहीं ऐसे भी अंश होते हैं जिनको लक्ष्य भाषा में उसी सौंदर्य तथा संबंध निर्माण के साथ अंतरित करना कठिन ही नहीं असंभव बन जाता है। उदाहरण स्वरूप मराठी की कुछ काव्य पंक्तियाँ देखिए। मराठी की ये काव्य पंक्तियाँ कवि विठ्ठल वाघ के पाऊस पाणी संग्रह की एक कविता से ली गई है। पाऊस मातीच्या जीवाचा सजन, पाऊस मातीच्या जीवाचा सजन, पाऊस मातीच्या गळ्यातील हार, पाऊस मातीच्या गळ्यातील हात, पाऊस सजन तरण्या मातीचा, पाऊस सजन तरण्या मातीचा, पाऊस मातीला गाठतो गडीत, पाऊस मातीला गाठतो गडीत। इन पंक्तियों में तथा पूरी कविता में पाऊस और माती दोनों में प्रियकर प्रेयसी का संबंध कल्पित किया गया है। मराठी में पाऊस पुल्लिंग और माती स्त्रीलिंग होने से पूरी कविता में प्रेमी तथा प्रियतमा के रूप में दोनों के मानवीकरण का अच्छा निर्वाह किया गया है। लेकिन हिंदी में पाऊस के लिए अधिकतर शब्द बारिश, वर्षा, बरसात, बरखा आदि सभी स्त्रीलिंग है। अतः मूल कविता में कल्पित पाऊस माती का मधुर रिश्ता हिंदी अनुवाद में लाया नहीं जा सकता। ऐसे वैसे खींचातानी कर अनुवाद करना पड़ेगा जिससे मूल कविता का सारा
सौंदर्य ही चौपट हो जाएगा। साहित्यिक सामग्री में इस प्रकार के अननूद्य अंश संख्या में भले ही कम हो, लेकिन वे अनुवादकों के लिए बड़ी चुनौती पैदा करते हैं। ये मूल सामग्री के परिणाम स्वरूप अनुवाद के प्रभावित होने की बात हुई। यह मूल सामग्री के परिणाम स्वरूप अनुवाद के प्रभावित होने की बात हुई। अनुवाद को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है अनुवादक की क्षमता। इस अर्थ में अनुवाद विशिष्ट भाषा व्यापार है, जो अनुवादक से विशेष योग्यताओं अथवा क्षमताओं की मांग करता है। अनुवादक को दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद की भाषा में अर्थात लक्ष्य भाषा में उसकी कुशलता पूर्ण होनी चाहिए, जिसे हम फुल लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो उस प्रकार की पूर्ण कुशलता होनी चाहिए, और वह कुशलता अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। वह लक्ष्य भाषा का सक्रिय प्रयोक्ता हो, तभी वह लक्ष्य भाषा में अनुवाद के अंतर्गत सभी प्रकार के भाषाई प्रयोग कर सकता है। साहित्य में भाषा के नाना रूप हुआ करते हैं। कथा साहित्य एवं नाट्य साहित्य में यह भाषा वैविध्य अधिक मात्रा में देखा जाता है। अनुवादक में भाषा के इन विविध रूपों का प्रयोग करने की क्षमता अनिवार्यता होनी चाहिए, लेकिन बिना मूल सामग्री के सही आकलन के वह सटीक अनुवाद नहीं कर सकता। अतः मूल भाषा अर्थात स्रोत भाषा पर भी उसका अच्छा अधिकार होना चाहिए। इस संदर्भ में ध्यातव्य बिंदु ये है कि स्वभाषी अनुवादकों को, मतलब जिनके लिए अनुवाद की भाषा अपनी खुद की है, मातृभाषा है, वह अपनी मातृभाषा में अनुवाद करता होगा तो वह स्वभाषी अनुवादक कहलाता है। तो स्वभाषी अनुवादकों को मूल के आकलन को लेकर काफ़ी कठिनाई आती है, क्योंकि स्रोत भाषा या वो स्रोत लैंग्वेज उसके लिए द्वितीय भाषा होती है। इस भाषा के संबंध में उनकी कुशलता आंशिक अर्थात पार्शल होती है, अस्थिर अर्थात अनस्टेबल होती है। शब्दकोशों का आधार ग्रहण कर आवश्यकता पड़ने पर स्रोत भाषाभाषी व्यक्तियों का सहयोग लेकर उसे मूल सामग्री के आशय तथा उसकी बारीकियों को समझ लेना पड़ता है। पर्याप्त सावधानी न बरतने पर आकलन के स्तर पर कई प्रकार के गंभीर दोष रह जाते हैं। दुर्भाग्य से हिंदी तथा मराठी में किए गए अनुवादों में इस प्रकार के दोष मिलते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। मराठी से हिंदी में किए हुए अनुवाद का ये वाक्य देखिए, शेतकऱ्याचं राज्य ही बिरुदावली प्रसिद्धी पावली। मूल वाक्य है शेतकऱ्यांचं राज्य ही बिरुदावली प्रसिद्धि पावली, और इसका अनुवाद किया गया है किसानों का राज विरोधाभास के उदाहरण के रूप में, विरोधाभास के उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अनुवाद किया गया है किसानों का राज विरोधाभास के उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। असल में इसका सही अनुवाद है किसानों के राज्य के अर्थ में प्रसिद्धि मिली, अथवा किसानों का राज्य यह बिरुदावली प्रसिद्ध हुई। तो मूल आशय अनुवाद में आया नहीं, एकदम गलत प्रकार का अनुवाद किया गया है। दूसरा उदाहरण लीजिए। मूल मराठी का वाक्य है ओघानेच गप्पा सुरू झाल्या। महानायक नामक उपन्यास का ये वाक्य है, ओघानेच गप्पा सुरू झाल्या। हिंदी में अनुवाद किया गया है फिर उनके बीच धारा प्रवाह गपशप शुरू हुई। असल में ये अनुवाद सही नहीं, सही अनुवाद है स्वाभाविक ही गप्पे शुरू हुई। एक और उदाहरण लीजिए। मूल मराठी का वाक्य है एकदा हे अस्त्र उपसलं की गावातली गुरं पटापट मरत, और इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है यह अस्त्र उड़ाया नहीं कि गांवों के जानवर सिर पर पैर रखकर भागते थे। सही अनुवाद है इस अस्त्र के चलाने पर गांव के मवेशी झट झट या जल्दी जल्दी मरते। तो इस तरह से आकलन सही न होने से गलत अनुवाद के ये उदाहरण हैं। अब हिंदी से मराठी में किए गए अनुवाद के कुछ उदाहरण लीजिए। मूल हिंदी का वाक्य है 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है, ढाक ढाक कम ढिन्ना, ढाक कम ढिन्ना। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है, ढाकम ढिन्ना, ढाकम ढिन्ना। इसका मराठी में अनुवाद किया गया है पहाटे 4 वाजताच ढोल वाजायला लागतो। अब देखिए यहाँ 4 बजे दिन से ही का गलत अर्थ लिया गया है, सही अर्थ है दिवसा 4 वाजल्यापासून। अथवा दूसरा एक उदाहरण लीजिए। मूल हिंदी का वाक्य है कुकरू का बेटा कल चरना काली क्रिया खाया है।
कुकरू का बेटा कल चरना, काली क्रिया खाया है, हर गौरी का खून पिएंगे। इसका मराठी में अनुवाद किया गया है, हर गौरीचं रक्त पीन असं कलचरणाचा मुलगा काली म्हणतो आहे। असल में इसका सही अनुवाद है, हर गौरीचं रक्त पीन अशी कुकरूचा मुलगा कलचरणानं शपथ घेतली आहे। इस तरह गलत आकलन होने की वजह से ये गलत अनुवाद का अच्छा उदाहरण है। मूल हिंदी का एक वाक्य देखिए, रात में मेंढकों की टलटलाहट के साथ असंख्य कीट पतंगों की आवाज शून्य में एक अटूट रागिनी बजा रही है, टर मेक टर मेक। अब इसका मराठी में कितना गलत अनुवाद किया गया देखिए, रात्री शेळ्या मेंढ्याच्या ओरडण्याबरोबरच पतंगांच्या किड्यांच्या आवाजाने फेर धरला, टर मेक। असल में इसका अनुवाद, सही अनुवाद ये है की रात्री बेडकांच्या डराव बरोबर असंख्य किड्या पतंगाचा आवाज शून्य वातावरणात अटूट रागिनी वाजवत होता, किंवा रात्री बेडकांच्या डराव बरोबर असंख्य किड्या पतंगांचा आवाज सुन्या वातावरणात असंख्य रागिनी वाजवत होता है। इस तरह मूल का आकलन सही न होने की वजह से अनुवाद में गड़बड़ियों के इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, मूल हिंदी की पंक्तियां हैं बिहारी की, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये बिहारी का एक दोहा है। इसका मराठी में कितना गलत अनुवाद किया गया देखिए, चिरजीवी हो जुगुल हे, चिरजीवी हो युगुल हे, जुड़े न स्नेह गंभीर, हटवादी वृषभानुजा हलधर अनुज अहीर। मूल पंक्तियों का आशय ये है कि यह चिरजीवी जोड़ी है, इसमें गहन स्नेह क्यों नहीं होगा, दोनों में कौन घटकर है, एक वृषभानु की पुत्री राधा है और दूसरा बलराम का अनुज कृष्ण है। दूसरा एक अर्थ वृषभ की बहन अर्थात गाय है और दूसरा हलधर का भाई अर्थात बैल है। अनुवाद में ये अर्थ नहीं आ पाए हैं। उक्त सभी उदाहरण अनुवादकों के दोषपूर्ण आकलन या बोधन के हैं। अनुवादकों ने सही अर्थ ग्रहण नहीं किया। ऐसे प्रसंग अनुवाद विज्ञान में निषेधात्मक प्रवृत्ति या निगेटिव शिफ्टिंग कहलाते हैं। कुछ अनुवाद चिंतक ऐसे प्रसंगों को अर्थहानि के अंतर्गत मानते हैं। ये अनुवादकों के स्रोत भाषा विषयक अपरिचय अथवा अल्प परिचय के ये सारे परिणाम हैं। ऐसे दोषों को टालने की दृष्टि से कहना पड़ता है कि अनुवाद सहयोग से किया जाने वाला कार्य है। अनुवाद में दूसरे व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण अर्थात वेटिंग जरूरी है। स्वभाषी अनुवादक स्रोत भाषा भाषी से सहयोग लेकर अपने आकलन को जांच ले और परभाषी अनुवादक लक्ष्य भाषा भाषी से सहयोग ग्रहण कर अपनी अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता, उपयोगिता तथा स्वीकार्यता की जांच करा ले। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सब के सब स्वभाषी अनुवादक स्रोत भाषा पर अधिकार की दृष्टि से इसी स्तर के होते हैं तथा मूल के आकलन के संबंध में विशेष सावधानी नहीं बरतते। प्रतिबद्ध अनुवादक विविध उपायों से स्रोत भाषा की बारीकियों से अभिज्ञ हो जाते हैं। कुछ तो स्रोत भाषाई समाज में दीर्घ काल तक निवास भी करते हैं। वे स्रोत भाषाभाषी व्यक्तियों से बराबर संपर्क कर अपने आकलन को परीक्षा में डालते हैं और तब जाकर अनुवाद के अभिव्यक्ति के सोपान पर प्रवेश करते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेजी, जो उनके अनुवाद कार्य के संदर्भ में स्रोत भाषा रही, अंग्रेजी पर व्यापक अधिकार प्राप्त करने के लिए इसी तरह के प्रयास किए। कविवर मंगेश पाडगांवकर ने अंग्रेजी तथा हिंदी से मराठी में विपुल मात्रा में अनुवाद कार्य किया। बाइबल तथा शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद करने से पूर्व उन्होंने अंग्रेजी भाषा, और वो भी पुरानी अंग्रेजी, नई अंग्रेजी और सूरदास, मीरा, कबीर काव्य का अनुवाद करने से पूर्व उन्होंने मध्ययुगीन हिंदी की बारीकियों को समझ लिया। और यही कारण है कि इनके अनुवादों में बोधन के स्तर पर की गड़बड़ियाँ न के बराबर है। अनुवादक द्वारा आकलन के स्तर पर पर्याप्त सावधानी बरतने के संदर्भ में एक उत्कृष्ट उदाहरण है पंडित रुद्रदत्त मिश्र द्वारा किया गया मराठी कवि ग.दी. माडगूळकर के गीत रामायण का हिंदी अनुवाद। पंडित मिश्र हिंदी भाषी थे,
वे सरकारी अधिकारी के रूप में महाराष्ट्र में कार्य करते थे। उनको मराठी का काम चलाऊ ज्ञान था, लेकिन गीत रामायण को आकाशवाणी पर सुनकर उनके मन में उसके हिंदी अनुवाद की प्रेरणा हुई। अनुवाद करने से पूर्व उन्होंने मराठी भाषा की बारीकियों तथा उनके माध्यम से गीत रामायण के को आकलित करने की दिशा में विशेष प्रयास किया। सौभाग्य से उनको ग्वालियर के जिवाजी राजा सिंधिया के दरबार में सेवा का अवसर मिला। वहाँ मराठी का अच्छा वातावरण था। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने मराठी भाषी व्यक्तियों से सहयोग लिया और अंत में हिंदी गीत रामायण पूर्ण किया। अनुवाद पर प्रतिक्रिया जानने और आशीर्वाद ग्रहण करने की दृष्टि से पंडित मिश्र जी गदी माडगूळकर जी से समय मांगा। मिश्र जी ने माडगूळकर जी से समय मांगा तो उनको केवल 5 मिनट का समय दिया गया। हिंदी अनुवादकर्ताओं के संबंध में माडगूळकर जी की राय अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले कुछ उत्साही व्यक्तियों ने उनसे हिंदी अनुवाद के लिए अनुमति ली थी, पर बात आगे नहीं बढ़ी थी। पंडित मिश्र ने जब माडगूळकर जी को गीत रामायण के पहले ही गीत का हिंदी अनुवाद सुनाया, तब वे अत्यंत प्रभावित हुए। पता ही नहीं चला कि 5 मिनट का समय कब 1 घंटे तक बढ़ गया। पंडित रुद्रदत्त मिश्र ने इस भेंट के संबंध में अपना अनुभव लिखा है। 1 घंटे से ऊपर व्यतीत हो चुका था। हमारी कल्पना के कठोर माडगूळकर जी बादाम निकले। कठोरता के भीतर स्निग्ध मधुर मेवा, और उन्होंने हिंदी गीत रामायण के कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की। पंडित मिश्र जी के हिंदी में अनुदित गीत रामायण का अच्छा स्वागत हुआ तो इसीलिए कि मूल के आकलन के लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया। प्रस्तुत हिंदी अनुवाद की सफलता का इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है कि साहित्य प्रेमी राजनीतिक नेता यशवंतराव चव्हाण, हिंदी प्रेमी इतिहासविद दत्तोवामन पोद्दार, हिंदी काव्य के मर्मज्ञ समीक्षक आनंद प्रकाश दीक्षित तथा प्रसिद्ध गायक सुधीर फड़के आदि कई मनीषियों ने इस अनुवाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक उदाहरण दृष्टव्य है। मूल मराठी की पंक्तियां हैं, कुमार दोघे एक वयाचे, कुमार दोघे एक वयाचे सजीव पुतळे रघुरायाचे, कुमार दोघे एक वयाचे सजीव पुतळे रघुरायाचे, पुत्र सांगती चरित पित्याचे ज्योतीने तेजाची आरती। कुमार दोघे एक वयाचे सजीव पुत्रे रघुरायाचे, पुत्र सांगती चरित पित्याचे ज्योतीने तेजाची आरती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, कुमार दोनों समान वय के, कुमार दोनों समान वय के सजीव पुतले हैं राघव के, पुत्र गा रहे चरित पिता के ज्योति से तेजस का पूजन, सुनाने कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। अनुवाद का दूसरा सोपान है आकलन किए गए आशय को लक्ष्य भाषा में समतुल्य अभिव्यक्ति देना। इस स्तर पर भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। इनके निराकरण की प्रक्रिया में अनुवादक की क्षमताओं की वास्तविक परीक्षा होती है। विवेचन के लिए सर्वप्रथम कथा साहित्य को लो। कथा साहित्य में व्यक्तियों, उपनामों, जातियों, व्यवसायों तथा स्थलवाचक नामों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, मुहावरों, कहावतों आदि के अनुवाद की समस्याएं पैदा होती है। आंचलिक कथा साहित्य में स्थानीय भाषा प्रयोग, बोलियों का प्रयोग, लोक साहित्य के अंश, ध्वनि, रंग, रूप, आकार, द्योतक शब्द, व्यक्ति बोली के ढंग, स्थानीय व्यवसायों से जुड़ी शब्दावली आदि तत्व अनुवाद की प्रक्रिया में चुनौती बनकर आते हैं। हिंदी का महिला अंचल उपन्यास इसका सुंदर उदाहरण है। इसमें प्रसंग, ध्वनि, प्रकृति की प्रतीति कराने वाले सैकड़ों अनुरणात्मक शब्द प्रयुक्त किए हैं। इनमें से अधिकांश के लिए दूसरी भाषाओं में सटीक पर्याय उपलब्ध होते हैं। सजग अनुवादक सही पर्यायों का प्रयोग करते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं वे भी चूक जाते हैं। महिला अंचल के मराठी अनुवाद से 2-1 उदाहरण देखिए। मूल वाक्य है हिंदी का, बिजली चमकी और हरहरा कर वर्षा होने लगी। इसका मराठी में अनुवाद किया गया है, वीज चमकली आणि पाऊस पडायला लागला। मूल हिंदी का वाक्य है, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। इसका मराठी में अनुवाद किया गया है, कोठीच्या बागेत पावसाचं टपकणं कधी बंद झालंच नाही। अगला वाक्य है, छरछर बहती खून की धारा को देखकर। मराठी में अनुवाद किया, रक्तस्राव बगुन। इन उदाहरणों में मूल अनुरणात्मक शब्दों हरहरा कर, झरझराहट, छर छर के लिए
लक्ष्य भाषा मराठी में उपलब्ध अनुरणात्मक शब्दों धो धो, रप रप, भड़ भड़ को न रखकर बहुत सामान्य पर्याय रखे गए हैं। परिणामतः मूल कृति में अनुरणात्मक शब्दों से उत्पन्न प्रभाव और सौंदर्य अनुवाद में गायब है। अब हम काव्यानुवाद में अभिव्यक्ति की विशेषता की बात करें। यह सही है कि कविता में छंद योजना, तुकबंदी, लय, नाद, शब्दालंकार, पौराणिक तथा अन्य प्रकार के प्रतीक, बिंब अलग ही सौंदर्य पैदा करते हैं, लेकिन ये ही सौंदर्य विधायक तत्व लक्ष्य भाषा में अंतरण की दृष्टि से कभी कभी बाधक बनते जाते हैं। काव्यानुवाद की इन समस्याओं के निराकरण के लिए काव्य भाषा की पहचान ही नहीं, उनके प्रयोग की क्षमता तथा अभ्यास भी जरूरी है। सामान्य अनुवादक में काव्य भाषा की समझ, प्रयोग क्षमता तथा अभ्यास का स्तर भी सामान्य होता है। यह भी हो सकता है कि सामान्य अनुवादक के लिए पूरी अनुवाद प्रक्रिया ही कष्टकर प्रतीत हो और वह अनुवाद कार्य को अपनी ओर से दूसरों के प्रति किए गए उपकार के रूप में देखता हो। ऐसे अनुवादक में संभवतः अनुवाद कार्य की प्रेरणा भी भीतरी न होकर बाहरी होती है। परिणामतः अनुवाद भी सामान्य कोटि के बन जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, मूल पंक्तियां हैं मराठी की। युगामागुणी चालली रे युगे ही, करावी किती भास्करा वंचना, किती काळ कक्षेत धावू तुझ्या मी, कितीदा करू प्रीतीची याचना, कितीदा करू प्रीतीची याचना। पृथ्वी से प्रेम गीत कुसुमाग्रज की ये कविता की पंक्तियां हैं। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। युग बीत गए और बीते जा रहे हैं, कितना वंचित करोगे भास्कर, कब तक दौड़ती रहूं कक्षा में तुम्हारी, करती रहूं याचना प्रेम। स्पष्ट है कि प्रस्तुत हिंदी अनुवाद में मूल कविता में विद्यमान तुक, नाद, लय, शब्द संगति का सौंदर्य नहीं आ गया। अनुवाद अर्थानुगामी हुआ है। लगता है कि हम गद्य पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी और मराठी में कुछ साहित्यकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अनुवाद को मौलिक साहित्य के समान प्रतिष्ठा दी। उन्होंने अनुवाद कार्यों को अपने सृजनात्मक लेखन के लिए परिपूरक माना, अपनी साहित्यिक भाषा के परिष्कार के लिए अनुवाद अभ्यास को उपयुक्त माना। उनके लिए अनुवाद कार्य मूल साहित्य के समस्त सौंदर्य में अवगाहन करने का उत्कृष्ट साधन सिद्ध हुआ। इस प्रकार अनुवाद को स्वांत सुखाय किया जाने वाला कार्य मानने वाले हिंदी साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंशराय बच्चन आदि कई साहित्यकारों के नाम आते हैं। इन साहित्यकारों ने अनुवाद को पर्याप्त प्रतिष्ठा दिलाई। हरिवंशराय बच्चन द्वारा किए गए अनुवाद कार्य को आदर्श रूप में देखा जाता रहा है। मधुशाला इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। फिट्जराल्ड ने उमर खयाम की रुबाइयों का पूरे मनोयोग से अपनी समस्त भाषा प्रयोग क्षमता का उपयोग करते हुए अंग्रेजी को काव्यानुवाद का आदर्श प्रस्तुत किया। हरिवंशराय बच्चन जी उससे भी आगे निकले। उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से खयाम की रुबाइयों का अपनी समस्त कवि प्रतिभा तथा काव्य भाषा विषयक प्रयोग क्षमता का उपयोग करते हुए हिंदी में इतनी उच्च कोटि का अनुवाद किया कि लाखों पाठकों ने हिंदी मधुशाला को एक स्वतंत्र, स्वाभाविक तथा सुंदर काव्य कृति के रूप में स्वीकृत किया। मधुशाला के विषय में पाठकों की यह व्यापक स्वीकृति ही बच्चन जी के अनुवाद की सफलता का प्रमाण है। अनुवाद के प्रति बच्चन जी की दृष्टि स्वांत सुखाय रही। अनुवाद द्वारा वे स्वयं उपकृत होने का भाव रखते थे, न कि उपकारकर्ता का। उनकी भावना अनुवाद कार्य द्वारा सृजन सुख पाने की थी। W.B. ईट्स के हिंदी अनुवाद के उपरांत प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी हुई उनकी काव्य पंक्तियाँ अनुवाद के संबंध में उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। उन्होंने लिखा है, काव्य सिंधु में उतर तुम्हारे मैंने तह को खूब तहाया। काव्य सिंधु में उतर तुम्हारे मैंने तह को खूब तहाया, मोती जो दो चार निकाले, ये मांझी का फर्ज बजाया, ये मांझी का फर्ज बजाया। इनको जग परखे, इनको जग परखे, मेरा तो सुख सबसे बढ़कर था। इनको जग परखे, मेरा तो सुख सबसे बढ़कर था। उसकी चिर चंचल वर्तुल लहरों से क्रीड़ा की, विरसा मन मानी, मैं नत शीश तुम्हारे आगे, मैं नत शीश तुम्हारे आगे। आयर के शायर अभिमानी, आयर के शायर अभिमानी। हरिवंशराय बच्चन ने सारा अनुवाद कार्य आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर किया। भीतरी प्रेरणा किसी भी कर्म को कष्टकर नहीं आनंददायी बनाती है। ये प्रेरणा कर्ता में हर सोपान पर यथासंभव सक्षम और सक्रिय बने रहने की चेतना जगाती है। ये अच्छे अनुवादक के लिए अपेक्षित निजी क्षमताएं हैं।
जिनके आधार पर बच्चन की कोटि के आदर्श अनुवादक न केवल लक्ष्य भाषा में पूर्ण तथा स्थिर कुशलता अर्थात फुल एंड स्टेबल लैंग्वेज स्किल प्राप्त करते हैं, बल्कि स्रोत भाषा पर भी मातृभाषावत अधिकार प्राप्त करने की दिशा में निरंतर सक्रिय रहते हैं। फलतः उनके अनुवादों में न मूल के आशय के आकलन या बोधन संबंधी गड़बड़ी रहती है, न अभिव्यक्ति के संबंध में किसी प्रकार का अटपटापन। भाषा प्रयोग क्षमता तथा अपनी कवि प्रतिभा का उपयोग कर किए गए काव्यानुवादों के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। एक मूल रुबाई का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है। ड्रीमिंग व्हेन dawn's left hand was in the sky, I heard a voice within the tavern cry, awake my little ones and fill the cup, awake my little ones and fill the cup before life's liquor in its cup be dry। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। उषा ने ले अंगड़ाई, हाथ दिए जब नभ की ओर पसार, स्वप्न में मदिरालय के बीच सुनी तब मैंने एक पुकार, स्वप्न में मदिरालय के बीच सुनी तब मैंने एक पुकार। उठो मेरे शिशुओं नादान, उठो मेरे शिशुओं नादान, बुझा लो पी पी मदिरा भूख, नहीं तो तन प्याली की शीघ्र जाएगी जीवन मदिरा सूख, जाएगी जीवन मदिरा सूख। मराठी का एक मूल अभंग देखिए। सुंदर ते ध्यान उभा विटेवरी, कर कटीवरी ठेवून या, तुळशी हार गळा कासे पितांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभ बनी विराजती, कंठी कौस्तुभ बनी विराजती, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीन। इसका पांगार करने और लना गर्दे इन दोनों के द्वारा किया हुआ हिंदी का अनुवाद देखिए। सुंदर सो ध्यान ठाड़े ईटासन, सुंदर सो ध्यान ठाड़े ईटासन, कर कटीसन मन भावे, गले वृंदामाल काछे पीतांबर, मोहे निरंतर सोई ध्यान, मकर कुंडल जगमगय श्रवण, कौस्तुभ रतन कंठ राजे, तुका कहे मेरो यही सर्व सुख, जो देखो श्रीमुख प्रियतम। मूल मराठी का रामदास जी का श्लोक देखिए। मना वासना दुष्ट कामा नये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि नको रे, मना सर्वथा नीति सोडू नको रे, मना अंतरी सार विचार राहो, मना अंतरी सार विचार राहो। इसका देल महाजन का किया हुआ हिंदी में अनुवाद देखिए। रे मन दुष्ट आस भली नाही, रे मन दुष्ट आस भली नाही, धरऊन पाप बुद्धि मन माही, तजहुन नीति कदापि निमिष भर, बसी हई सार विचार निरंतर। प्रस्तुत अनुवाद मंजी हुई अवधी भाषा में किया गया है। हिंदी पाठकों के लिए परिचित चौपाई छंद को अपनाया गया है। अनुवादक ने प्रवाह के आग्रह से तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। तुक का अच्छा निर्वाह करने से मूल का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। मराठी साहित्य संसार में भी उच्च कोटि के अनुवादकों में उन साहित्यकारों के नाम आते हैं जिन्होंने मौलिक रचनाकार के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। बाभा बोरकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर, दिलीप चित्रे इत्यादि। स्वयं कवि होने से काव्य भाषा पर इनका अधिकार था। श्रोत भाषा की बारीकियों को जानने समझने के लिए इन्होंने कठोर साधना की थी। मूल रचना के निर्दोष आकलन हेतु दर्जनों ग्रंथों का अध्ययन किया था। दिलीप चित्रे ने तो संत तुकाराम के अंग्रेजी अनुवाद को अपने जीवन का प्रमुख मिशन बनाया था। उन्होंने इस कार्य में कई दशक बिताए। बार बार के संशोधन के बाद सेज तुका शीर्षक से यह अनुवाद प्रकाशित हुआ। मंगेश पाडगांवकर ने बाइबल, शेक्सपियर के नाटकों और मीरा, सूर, कबीर के काव्य का अनुवाद कर अनुवादकों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। अच्छे अनुवाद के लिए मूल कवि की शक्ति की पहचान जरूरी है। अच्छे अनुवाद के लिए मूल कवि की शक्ति की पहचान जरूरी है। उदाहरणार्थ कबीर काव्य की वास्तविक पहचान है व्यंग्य, फटकार, वाणी का खरापर। पाडगांवकर कृत अनुवाद में कबीर काव्य की आशयगत समस्त विशेषताएं सुरक्षित है। एक मूल पद तथा उसका मराठी अनुवाद देखा जा सकता है। मूल हिंदी पद इस प्रकार है। हंसा करो पुरातन बात, हंसा करो पुरातन बात,
कौन देश से आया हंसा उतरना कौन घाट, कहाँ हंसा विश्राम किया है कहाँ लगाए आस, अब ही हंसा चेत सवेरा नहीं काल के त्रास, हिया मदन बन फूल रहे हैं आवे सो हम बास, हिया मदन बन फूल रहे हैं आवे सो हम बास, मन भौरा जहाँ अरुझ रहे हैं सुख की ना आस, सुख की ना आस। मराठी में इसका अनुवाद किया है मंगेश पाडगावकर जी ने। सांग पुरातन गोष्टी हंसा, सांग पुरातन गोष्टी हंसा, सांग कुठे रहवास, घाट कोणता उतरणार तू, सांग कुठून आलास, सांग घेतला कुठे विसावा, सांग घेतला कुठे विसावा, कुठे लाविली आस, चले हंसा साथ आमुच्या प्रभातई उदयास, संशय शोक न तिथे व्यापिली, नच काळाचा त्रास, इथे मदनवन फुलून येते सोहम नुसता वास, भ्रमर मनाचा फसून अडके व्यर्थ सौख्य अभिलाष, भ्रमर मनाचा फसून अडके व्यर्थ सौख्य अभिलाष। स्पष्ट है कि मराठी अनुवाद शब्द चयन, शब्द संगति, यति, लय, तुक आदि की दृष्टि से निश्चय ही स्वाभाविक तथा सुंदर बन गया है। अनुवाद में भाषा प्रयोग क्षमता के साथ साथ अनुवाद सिद्धांतों का ज्ञान तथा उसके अनुप्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। कुछ अनुवादक इस विचार के पक्ष में नहीं हैं, प्रमाण स्वरूप वे अनुवाद सिद्धांतों से अनिविद्य होते हुए भी इनके द्वारा किए गए अच्छे अनुवादकों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अनुभव बताता है कि अनुवादक अनुवाद सिद्धांतों के ज्ञान से कई अर्थों में लाभान्वित हो सकता है। अनुवाद सिद्धांत अनुद्यता की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। इससे यह लाभ होता है कि अनुवादक मूल सामग्री के अनुद्य अंश के समतुल्य अनुवाद की चिंता से काफ़ी हद तक मुक्त होता है। इससे अनुवाद में अनुद्य अंशों को छोड़ देने या ज्यों का त्यों देकर कोष्टक में टिप्पणी देने, लिप्यंतरित करने, व्याख्यानुवाद करने या रूपांतरण करने जैसी कई प्रकार की युक्तियों में से यथासंभव अधिक उपयोगी युक्ति का चयन करने की छूट मिलती है। यहाँ पर मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैंने मराठी कवि विठ्ठल वाघ के काव्य संग्रह वृषभ सूक्त का हिंदी में अनुवाद किया है। संग्रह की 2-4 कविताओं में महाराष्ट्र के विशिष्ट कृषि त्यौहार पोड़ा का बार बार उल्लेख आया है। एक कविता का शीर्षक ही पोड़ा है। हिंदी प्रदेश में इस प्रकार का त्यौहार नहीं, इसलिए पोड़ा के लिए सही पर्याय भी नहीं है। ये सांस्कृतिक अंतर का मुद्दा है। मैंने शीर्षक में और कविता में भी पोड़ा शब्द ज्यों का त्यों रखा है और पाद टिप्पणी में पोड़ा त्यौहार का स्वरूप स्पष्ट किया है। पोड़ा का हिंदीकरण करके पोला लिखता तो शीर्षक तथा पंक्तियों का अर्थ ही बदल जाता। मूल पंक्तियाँ और अनुवाद इस प्रकार है। मूल मराठी की पोड़ा कविता देखिए। राब राबे बैल हिवाळा उन्हाळा, राब राबे बैल हिवाळा उन्हाळा, उघड्या अंगाने सोसे पावसाळा, सटवाई गेली कुंडली लिहून, जन्मता जुवाचा भार खांद्याहून, नांगर वखर ओढा दिस रात्र, नांगर वखर ओढा दिस रात्र, वेदातील ऋचा हिरव्या शिवारात, वेदातील ऋचा हिरव्या शिवारात, पोळ्याच्या सारखा सण न दुसरा, पोळ्याच्या सारखा सण ना दुसरा, त्यामुळे हसरा दिवाळी दसरा, त्यामुळे हसरा दिवाळी दसरा। इसका हिंदी अनुवाद मैंने इस प्रकार किया। पोड़ा, जाड़ा हो या गर्मी हो, जाड़ा हो या गर्मी हो, बैल निरंतर खटता है, छम छमाचम गिरती बूंदे, खुला बदन सब सहता है। छठ माने ये कर्म किया, छठ माने ये कर्म किया, कुंडली लिख वह चली गई, जन्म से जुए का बोझा कंधे पर रख वह चली गई, कंधे पर रख वह चली गई। हेंगा हो या हो पटेला, हेंगा हो या हो पटेला, दिन रात का पैर चलाना, वेद की सारी ऋचाओं को हरे सिवान में ले आना। पोड़ा सा त्यौहार नहीं वृषभराज का पर्व है, पोड़ा सा त्यौहार नहीं वृषभराज का पर्व है, पोड़ा के मन जाने पर दिवाली दशहरा हंसता है, दिवाली दशहरा हंसता है। अनुवाद में मूल शब्दों को रखने और पाद टिप्पणियों में उनको स्पष्ट कर देने से पाठकों की सुविधा होती है। लक्ष्य भाषा के पाठक मूल की संस्कृति को, उसकी अस्मिता को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हिंदी वृषभ सूक्त की समीक्षा प्रकाशित हुई है, हिंदी वृषभ सूक्त की समीक्षा प्रकाशित हुई है। उसमें समीक्षक ने लिखा है कि इस अनुवाद से महाराष्ट्र की कृषि संस्कृति की विशेषता का परिचय मिलता है।
अनुवाद सिद्धांत की पुस्तकों में अनुवाद प्रक्रिया पर विस्तार से विवेचन किया गया है। इस विवेचन में अनुवाद प्रक्रिया में लक्षित किए जाने वाले तत्वों का भी परिचय दिया गया है। एक तत्व है द्वंद्वात्मकता। द्वंद्वात्मकता का अर्थ है अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक के सामने परस्पर विरुद्ध दो स्थितियों का खड़ा हो जाना। उदाहरणार्थ, एक ओर मूल रचना होती है कि जिसके प्रति निष्ठा का दबाव बना रहता है, और दूसरी ओर पाठक होता है जिसके संतोष, स्वीकृति एवं रुचि की चिंता करनी पड़ती है। ऐसा न हो कि मूल सामग्री के प्रति निष्ठा के दबाव में अनुवाद पाठक के लिए दुर्बोध, कृत्रिम तथा अस्वाभाविक प्रतीत होता हो। अनुवाद प्रक्रिया में इसी प्रकार की अन्य द्वंद्वात्मक स्थितियों से सामना करना पड़ता है। इसके समाधान हेतु अनुवाद सिद्धांत ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है। एक सफल अनुवाद जितना संभव हो उतना विशुद्ध। एक सफल अनुवाद जितना संभव हो उतना विशुद्ध, रूपनिष्ठ, शाब्दिक और मूलनिष्ठ होता है तथा जितना आवश्यक हो उतना संप्रेषणीय, प्रकार्यात्मक, स्वतंत्र और सुंदर या रोचक होता है। कहना नहीं होगा कि अनुवादकों के लिए ये सूत्र बहुत ही अच्छा निर्देश देता है और अनुवाद में परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन को अधोरेखित करता है। अनुवाद सिद्धांत मूल सामग्री के स्वरूप तथा अनुवाद के उद्देश्य के अनुसार अनुवाद प्रणाली के चयन का भी निर्देश देता है। कुछ रचनाएं आशय केंद्रित होती है और आशय केंद्रित होने के साथ साथ भाषा विशेष या शैली विशेष के कारण भी लक्षणीय होती है। उस भाषा या शैली को अनुवाद में ले आना कठिन होता है। ऐसी रचनाओं की अनुवाद प्रक्रिया में अर्थ केंद्रित या आशय केंद्रित अनुवाद प्रणाली के चयन का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के पालन की दृष्टि से उत्कृष्ट उदाहरण है मराठी दलित साहित्य का हिंदी अनुवाद। मराठी दलित साहित्य की दो विशेषताएं हैं। एक, दलितों की व्यथा वेदना की उन्हीं के शब्दावली में तथा भाषा में उन्हीं के द्वारा अभिव्यक्ति, और दूसरी, सामाजिक परिवर्तन हेतु नकार, निषेध और विद्रोह का पथ अपनाना। मराठी दलित साहित्य में प्रयुक्त जाति विशिष्ट भाषा का अनुवाद बहुत कठिन था, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता न करते हुए अनुवादकों ने मूल आशय को सामान्य हिंदी में अंतरित कर दिया। यह विचार हिंदी पाठकों के लिए इतना नया था कि मूल की भाषा शैली के अभाव में भी वह स्वीकार्य हुआ। उसकी स्वीकृति एवं परिणाम का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि सन 1980 के बाद हिंदी में भी इस धारा ने जन्म लिया। आज हिंदी का दलित साहित्य भी विमर्श का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। अनुवाद सिद्धांत बताता है कि अनुवाद में लक्ष्य भाषा अर्थात अनुवाद की भाषा की प्रकृति संरक्षित होनी चाहिए। उस पर स्रोत भाषा के संरचनागत लक्षण हावी नहीं होने चाहिए। अनुवाद पढ़ते हुए पाठक को लक्ष्य भाषा की स्वाभाविकता, अकृत्रिमता की प्रतीति हो। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। परभाषीय अनुवादकों के लिए ये चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि उसने लक्ष्य भाषा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी हुई होती है। वह लक्ष्य भाषा की समस्त बारीकियों से परिचित नहीं होता, अतः सटीक शब्द योजना, पदक्रम, वाक्य विन्यास के स्तर पर वह कुछ त्रुटियां रहने की संभावना रहती है। परभाषीय अनुवादकों द्वारा किए गए अनुवादों में लक्ष्य भाषा की प्रकृति बाधित होने के उदाहरण ज़्यादा मिलते हैं। उदाहरण देखिए, मूल मराठी की पंक्तियां हैं, सोन्याची पाखरे भिरभिरतात आभाळात, सोन्याची पाखरे भिरभिरतात आभाळात, त्यांना शाप असतो बंदिस्तपणाचा, आखून दिलेल्या रस्त्याने जाण्याचा। सोन्याची पाखरे शांता शेट्टी की एक कविता है। हिंदी में अनुवाद किया गया है, सोने के पंछी चक्कर काटते हैं गगन में, उन्हें शाप होता है बंदिस्ता का, बनी बनाई लीक पर चलने का। ये हिंदी में अनुवाद किया है। यहाँ पर गगन में, बंदिस्ता का आदि प्रयोग सहज स्वाभाविक नहीं लगते। बंदिस्तपना के लिए बंदिस्ता का पर्याय उचित नहीं जान पड़ता। बंदिस्ता का अर्थ है बंधा हुआ होना। अनुवाद में मूल अनुरणात्मक क्रिया भिरभिरतात के लिए उसी प्रकार की प्रभावी अनुरणात्मक क्रिया का प्रयोग भरभराना न करके चक्कर काटना क्रिया का प्रयोग किया गया है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, मूल मराठी का वाक्य है, बाळ मामा मधीच एका पारध्याकडे बोट दाखवत म्हणाला। आभ्राण नामक दलित आत्मकथा का ये वाक्य है, बाळ मामा मधीच एका पारध्याकडे बोट दाखवत म्हणाला। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, बालजी मामा ने बीच में ही एक पारधी की ओर उंगली करते हुए कहा। यहाँ बोट दाखवत के लिए उंगली करते हुए पर्याय रखा गया है। पुनरीक्षण में हिंदी भाषी समीक्षक ने
उंगली करते हुए को अनुचित कहते हुए उंगली दिखाते हुए पर्याय को उचित कहा। मूल मराठी का एक वाक्य देखिए, फॉर्म परीक्षेत हा पास झाला तरच याला परीक्षेचा फॉर्म मिळेल। अब इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, फॉर्म परीक्षा में पास हो जाने पर ही इसे परीक्षा का फॉर्म मिल जाएगा। इस अनुवाद का पुनरीक्षण करते समय हिंदी भाषी समीक्षक ने फॉर्म मिल जाएगा के स्थान पर फॉर्म मिल पाएगा पर्याय को सही बताया। किस प्रकार परभाषी अनुवादकों द्वारा किए गए अनुवादों में छोटी छोटी त्रुटियां रहती हैं, लेकिन स्वभाषी अनुवादक अर्थात अनुवाद की भाषा जिनकी मातृभाषा होती है, ऐसे अनुवादक अनुवाद में लक्ष्य भाषा की प्रकृति को बनाए रखते हैं। एक उदाहरण देखिए, निरोप कसला माझा घेता, निरोप कसला माझा घेता, जेथे राघव तेथे सीता, ज्या मार्गी हे चरण चालती त्या मार्गी मी त्यांच्या पुढती, वनवासाची मलान भीती, संगे आपण भाग्यविदाता, संगे आपण भाग्यविदाता। पंडित रुद्रदत्त मिश्र ने इन पंक्तियों का हिंदी में कितना बढ़िया अनुवाद किया देखिए। विदा करे कैसे परिणीता, विदा करे कैसे परिणीता, राघव जहाँ वहीं पर सीता, प्रभु के चरण चले जिस पथ पर, मैं हूँ आगे उसी मार्ग पर, विजनवास का मुझे न कुछ डर, साथ हमारे भाग्य विदाता, साथ हमारे भाग्य विदाता। अनुवाद सिद्धांतों से अभिज्ञ अनुवादक अपने अनुवाद में सफल अनुवाद के सूत्रों का ध्यान रखता है, अनुवाद को यथासंभव मूलनिष्ठ तथा यथावश्यक सुंदर बनाने का भरसक प्रयास करता है। उदाहरणार्थ मूल मराठी की पंक्तियां देखिए, मेढ रोवलेली खळ्याच्या मधात, अवतीभोवती बैल फिरतात, तोंडास बैलाच्या मुसक्या बांधलेल्या, दोरा चराटात माना अडकलेल्या, दोरा चराटात माना अडकले। हिंदी का अनुवाद देखिए, गड़ा हुआ लकड़ी का खंबा, गड़ा हुआ लकड़ी का खंबा, खलिहान के बीच में, उसके चारों ओर चले हैं बैल एक ही पात में, उसके चारों ओर चले हैं बैल एक ही पांत में, सब बैलों के मुंह पर है बंधे हुए मुश्क तने, सब बैलों के मुंह पर है बंधे हुए मुश्क तने, डोरों रासों बरतों में उनकी अटकी हुई है गर्दने, उनकी अटकी हुई है गर्दने। ये पंक्तियाँ वृषभ सूक्त के हिंदी अनुवाद से लिए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग क्षमता, अनुवाद सिद्धांतों का ज्ञान, विधा का ज्ञान, विषय ज्ञान तथा निजी शक्ति एवं प्रेरणा आदि कई क्षमताएं अनुवादक की पहचान बनाती है तथा अनुवाद की सफलता का कारण बनती है। इस प्रकार मैंने अपने अनुभव के आधार पर अनुवादक की क्षमता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और अपने अनुभव के आधार पर उदाहरण दे देकर मैंने अपनी अवधारणा को आप लोगों के सामने स्पष्ट किया है। मुझे विश्वास है कि इन बातों पर आप गौर करेंगे और अनुवाद करते समय इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने अनुवादक को त्रुटि रहित बनाने का तथा दूसरी भाषा अपनी भाषा की सेवा करने का अवसर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे। इस प्रकार के विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस वेबिनार में या व्याख्यान माला में डॉक्टर मनोहर जी ने और उनके सहयोगियों ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं पुनः एक बार उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार।